प्रश्न 1। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? विकल्प ए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, बी राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010, सी वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981, डी जैव विविधता अधिनियम 2002। सही उत्तर है बी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों का प्रभावी और शीघ्र निपटान करना है। ये एक विशेष न्यायिक निकाय है जो पर्यावरण संबंधी विवादों को सुलझाने के लिए बनाया गया है। प्रश्न 2। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विकल्प ए मुंबई, बी चेन्नई, सी नई दिल्ली, डी कोलकाता। सही उत्तर है सी नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी का मुख्यालय यानी प्रमुख पीठ नई दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में इसकी 4 अन्य क्षेत्रीय पीठें हैं ताकि देश के विभिन्न हिस्सों में पर्यावरणीय मामलों की सुनवाई आसानी से हो सके। ये विकेंद्रीकृत संरचना पहुंच को आसान बनाती है। प्रश्न 3। एनजीटी की स्थापना करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बना? विकल्प ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी पांचवा। सही उत्तर है सी तीसरा। भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया। ये भारत को ऐसा करने वाला पहला विकासशील देश भी बनाता है जो पर्यावरण न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये कदम पर्यावरण से संबंधित मुद्दों के त्वरित समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। प्रश्न 4। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? विकल्प ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार, डी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री। सही उत्तर है सी भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई के परामर्श से की जाती है। ये प्रक्रिया नियुक्ति में न्यायिक स्वतंत्रता और विशेषज्ञता सुनिश्चित करती है। न्यायिक सदस्यों और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक चयन समिति का गठन किया जाता है। प्रश्न 5। एनजीटी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? विकल्प ए 5 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 4 वर्ष। सही उत्तर है बी 3 वर्ष। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करते हैं या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो। वे पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं हैं, जिसका उद्देश्य उनकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। प्रश्न 6। एनजीटी को कितने दिनों के भीतर आवेदनों या अपीलों का निपटारा करना अनिवार्य है? विकल्प ए 3 महीने, बी 6 महीने, सी 1 वर्ष यानी 365 दिन, डी 9 महीने यानी 270 दिन। सही उत्तर है बी 6 महीने। एनजीटी अधिनियम ये अनिवार्य करता है कि अधिकरण पर्यावरण से संबंधित आवेदनों या अपीलों का निपटारा दाखिल की जाने की तारीख से 6 महीने के भीतर करे। ये प्रावधान पर्यावरणीय न्याय की त्वरित डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए किया गया है ताकि मामलों में अनावश्यक देरी न हो और पर्यावरण को और अधिक नुकसान से बचाया जा सके। प्रश्न 7। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम एनजीटी के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है? विकल्प ए जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974, बी वन संरक्षण अधिनियम 1980, सी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, डी जैव विविधता अधिनियम 2002। सही उत्तर है सी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 को एनजीटी के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है। इसका मतलब है कि एनजीटी इन 2 कानूनों के तहत सीधे तौर पर मामलों की सुनवाई नहीं कर सकता है, जो इसके अधिकार क्षेत्र को कुछ हद तक सीमित करता है। प्रश्न 8। एनजीटी किस सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है? विकल्प ए सतत विकास, बी निवारक सिद्धांत, सी प्रदूषक भुगतान सिद्धांत, डी पूर्ण दायित्व का सिद्धांत। सही उत्तर है डी
पूर्ण दायित्व का सिद्धांत। एनजीटी अपने निर्णय देते समय सतत विकास, निवारक सिद्धांत और प्रदूषक भुगतान सिद्धांत को लागू करता है। यह सिद्धांत पर्यावरण कानून के मूलभूत स्तंभ है, जबकि पूर्ण दायित्व का सिद्धांत भी पर्यावरण कानून का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एनजीटी मुख्यतः उल्लेखित 3 सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है। प्रश्न 9। एनजीटी के निर्णय के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है? विकल्प ए उच्च न्यायालय, बी उच्चतम न्यायालय, सी राष्ट्रपति, डी किसी भी न्यायालय में नहीं। सही उत्तर है बी उच्चतम न्यायालय। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के खिलाफ अपील निर्णय की तारीख से 90 दिनों के भीतर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। ये एक महत्वपूर्ण संवैधानिक सुरक्षा उपाय है जो ये सुनिश्चित करता है कि एनजीटी के फैसलों की न्यायिक समीक्षा हो सके। प्रश्न 10। एनजीटी में न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? विकल्प ए न्यूनतम 5 और अधिकतम 10, बी न्यूनतम 10 और अधिकतम 20, सी न्यूनतम 15 और अधिकतम 30, डी न्यूनतम 20 और अधिकतम 40। सही उत्तर है बी। एनजीटी अधिनियम के अनुसार अधिकरण में कम से कम 10 और अधिकतम 20 पूर्णकालिक न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्य होने चाहिए। ये संरचना सुनिश्चित करती है कि पीठों में कानूनी और पर्यावरणीय विशेषज्ञता का संतुलन बना रहे, जो कटे पर्यावरणीय मामलों के निपटान के लिए आवश्यक है। प्रश्न 11। एनजीटी किस प्रक्रिया संहिता से बंधा नहीं है? विकल्प ए दंड प्रक्रिया संहिता 1973, बी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, डी उपरोक्त बी और सी दोनों। सही उत्तर है डी उपरोक्त बी और सी दोनों। राष्ट्रीय हरित अधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972 में निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं है। इसके बजाय यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है, जो इसे मामलों का शीघ्र और प्रभावी ढंग से निपटान करने के लिए लचीलापन प्रदान करता है। प्रश्न 12। एनजीटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? विकल्प ए न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार, बी न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल, सी न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह पंटा, डी न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। सही उत्तर है सी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के पहले अध्यक्ष न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह पंटा थे। उन्होंने 18 अक्टूबर 2010 को पदभार ग्रहण किया। उनकी नियुक्ति ने इस महत्वपूर्ण पर्यावरणीय निकाय के कामकाज की शुरुआत को चिन्हित किया, जिसे देश में पर्यावरण न्यायशास्त्र को आकार देने का काम सौंपा गया था। प्रश्न 13। एनजीटी के निर्णय का पालन न करने पर अधिकतम कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? विकल्प ए 1 करोड़ रुपए, बी 5 करोड़ रुपए, सी 10 करोड़ रुपए, डी 20 करोड़ रुपए। सही उत्तर है सी 10 करोड़ रुपए। एनजीटी अधिनियम के तहत अधिकरण के आदेशों का पालन न करने पर कंपनियों पर 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। व्यक्तियों के लिए 3 साल तक का कारावास या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। ये कठोर दंड प्रावधान एनजीटी के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए है। प्रश्न 14। अक्टूबर 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने एनजीटी को कौन सी अद्वितीय शक्ति प्रदान की? विकल्प ए केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार, बी स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति, सी केवल सलाहकार क्षेत्राधिकार, डी आपराधिक मामलों की सुनवाई की शक्ति। सही उत्तर है बी स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति। अक्टूबर 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में घोषित किया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण एक अद्वितीय मंच है और इसे देश भर में पर्यावरणीय मुद्दों पर स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति प्राप्त है। इसका मतलब है कि एनजीटी किसी के द्वारा याचिका दायर किए जाने की प्रतीक्षा किए बिना भी मामलों पर कार्रवाई कर सकता है। प्रश्न 15। एनजीटी की स्थापना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से प्रेरणा लेती है? विकल्प ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 32। सही उत्तर है
सी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 से प्रेरणा लेती है, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण की गारंटी देता है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा है कि इसमें एक स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार भी शामिल है। एनजीटी इस संवैधानिक अधिकार को लागू करने में मदद करता है। प्रश्न 16। एनजीटी निम्नलिखित में से किस प्रकार के मामलों की सुनवाई कर सकता है? विकल्प ए केवल आपराधिक मामले, बी केवल सिविल मामले, सी पर्यावरण से संबंधित सभी सिविल मामले, डी सभी प्रकार के सिविल और आपराधिक मामले। सही उत्तर है सी। एनजीटी के पास पर्यावरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न वाले सभी सिविल मामलों पर अधिकार क्षेत्र है। इसमें पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार का प्रवर्तन शामिल है। ये अधिकरण आपराधिक मामलों की सुनवाई नहीं करता है, जिसके लिए नियमित आपराधिक अदालतें जिम्मेदार हैं। प्रश्न 17। एनजीटी की क्षेत्रीय पीठें निम्नलिखित में से किस शहर में नहीं है? विकल्प ए भोपाल, बी पुणे, सी चेन्नई, डी हैदराबाद। सही उत्तर है डी हैदराबाद। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की नई दिल्ली में प्रमुख पीठ के अलावा 4 क्षेत्रीय पीठें भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में है। हैदराबाद में एनजीटी की कोई क्षेत्रीय पीठ नहीं है। इन पीठों की स्थापना का उद्देश्य पर्यावरणीय न्याय को अधिक सुलभ बनाना है। प्रश्न 18। एनजीटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प ए औद्योगिक विवादों का निपटारा करना, बी कर संबंधी विवादों को हल करना, सी पर्यावरण संरक्षण और वनों के संरक्षण से संबंधित मामलों का प्रभावी और शीघ्र निपटान, डी पारिवारिक विवादों का समाधान करना। सही उत्तर है सी। एनजीटी का प्राथमिक उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों का प्रभावी और त्वरित निपटान सुनिश्चित करना है। ये पर्यावरण से संबंधित कानूनी अधिकारों को लागू करने और पीड़ितों को राहत और मुआवजा प्रदान करने में भी मदद करता है। प्रश्न 19। एनजीटी के विशेषज्ञ सदस्य के लिए क्या योग्यता आवश्यक है? विकल्प ए कानून में डिग्री, बी किसी भी विषय में स्नातकोत्तर, सी पर्यावरण या वन संरक्षण और संबंधित विषयों में व्यावसायिक योग्यता और न्यूनतम 15 वर्ष का अनुभव, डी सिविल सेवा में 10 वर्ष का अनुभव। सही उत्तर है सी। एनजीटी के विशेषज्ञ सदस्य के पास पर्यावरण या वन संरक्षण और संबंधित विषयों में व्यावसायिक योग्यता और न्यूनतम 15 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसमें विज्ञान, इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री या डॉक्टरेट जैसी योग्यताएं शामिल हैं। ये सुनिश्चित करता है कि अधिकरण के पास जटिल वैज्ञानिक और तकनीकी मुद्दों से निपटने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता हो। प्रश्न 20। एनजीटी ने किस प्राधिकरण की जगह ली? विकल्प ए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बी राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण, सी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, डी भारतीय वन सर्वेक्षण। सही उत्तर है डी। एनजीटी ने राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण की जगह ली। एनजीटी की स्थापना एक अधिक शक्तिशाली और व्यापक निकाय के रूप में की गई थी, जिसके पास न केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार था बल्कि मूल क्षेत्राधिकार भी था, और इसे पर्यावरण न्याय प्रदान करने के लिए व्यापक शक्तियों के साथ सशक्त बनाया गया था।